हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 7 मई 2023 के वीकली करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम पहले सभी करंट अफेयर्स को थ्योरी बेस पे डिस्कस करते हैं और लास्ट में हम इनके वन लाइनर क्वेश्चंस लगाते हैं ताकि आइडिया लग सके कि किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। श्रम दिवस मनाया जाता है मजदूरों के आंदोलन और उनके संघर्ष, उनके बलिदानों की याद में हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अलावा मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो दोनों ही नाम ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस को ही मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये मनाया जाता है 1 मई को। और मजदूर दिवस की परंपरा 19वीं सदी के अमेरिका से चली आ रही है और 1 मई 1886 को शिकागो में मजदूरों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग को लेकर हड़ताल किया था। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि 1 मई 1886 को शिकागो में मजदूरों ने 8 घंटे के कार्य मांग को लेकर हड़ताल किया था। और भारत में पहला मजदूर दिवस 1 मई 1923 को चेन्नई में। यहाँ से हमारे क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस को ही मई दिवस के रूप में जाना जाता है। ये 1 मई को मनाया जाता है और इसे मनाने का पर्पस ये है मजदूरों के आंदोलन के संघर्षों और उनके बलिदानों की याद में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस हर साल मनाया जाता है। और मजदूर दिवस की परंपरा 19वीं सदी के अमेरिका से चली आ रही है और 1 मई 1886 को शिकागो में मजदूरों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग के लिए हड़ताल किया था। और भारत में पहला मजदूर दिवस मनाया गया था 1 मई चेन्नई में। उसके बाद नेक्स्ट है महाराष्ट्र दिवस। महाराष्ट्र दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है और 1960 में बम्बे पुनर्गठन अधिनियम ने बम्बे राज्य के 2 अलग अलग राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया। तो इस तरह से गुजरात दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है और महाराष्ट्र दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 1 मई 1960 में बम्बई पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन दोनों राज्यों को अलग अलग विभाजित कर दिया गया था। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है 1 मई को और उसके बाद गुजरात दिवस भी मनाया जाता है 1 मई को। तो यहाँ से हमारे 3 पॉइंट्स निकल कर आते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है 1 मई को, जिसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और गुजरात दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौराष्ट्र तमिल संगम के समापन समारोह को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशासित पुस्तक का विमोचन किया। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशासित पुस्तक का विमोचन किया है और ये पुस्तक श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने प्रीमियम भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई-रुपया को स्वीकृत करने वाली ये पहली सामान्य बीमा कंपनी बनकर इतिहास रच दिया है। ई-रुपया एक डिजिटल टोकन है जो एक बैंक नोट के बराबर है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि ई-रुपया एक डिजिटल टोकन है जो एक बैंक नोट के बराबर है और आरबीआई द्वारा समर्थित एक संप्रभु मुद्रा है। उसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान के वन विभाग ने 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की घोषणा की है। 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की घोषणा इसीलिए की है कि राजस्थान में जो दुर्लभ और विलुप्त वन्य जीवों की ताकि वो रक्षा कर सके। और ये 3 वन्य जीव संरक्षण रिजर्व बारान में सोरसन और जोधपुर में खिचन और भीलवाड़ा में हमीरगढ़। इन 3 वन्य जीव संरक्षण अभयारण्य के साथ अब राजस्थान में टोटल 26 वन्य जीव संरक्षण अभयारण्य है। उसके बाद नेक्स्ट है लक्षद्वीप में साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक मजबूत मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी कदम उठाने पर जोर दिया जाएगा। लक्षद्वीप में सोमवार से भारत की G20 अध्यक्षता के तहत यूनिवर्सल होलिस्टिक हेल्थ पर साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक बनग्राम द्वीप में शुरू होगा। उसके बाद नेक्स्ट है मैनचेस्टर सिटी के स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हैलैंड ने बुधवार को 38 गेम प्रीमियर लीग सीजन में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे ये पता चलता है कि मैन सिटी के स्ट्राइकर हैलैंड ने 38 खेलों में सबसे ज्यादा गोल बनाने का रिकॉर्ड
तोड़ दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक अजीत कुमार महंती को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और महंती ने ये भी ध्यान रखना है कि किनकी जगह ली है, KN व्यास की जगह ली है। और महंती को 2019 में BARC निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था और वे 2 बार CERN साइंटिफिक एसोसिएट रह चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसरा कांता दास को एयर इंडिया का नया मुख्य तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि सीसरा कांता दास को एयर इंडिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि एयर इंडिया का नया मुख्य तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। सीसरा कांता दास वर्तमान में विस्तारा में इंजीनियरिंग के प्रमुख है। उसके बाद नेक्स्ट है, मेराज अहमद खान और गनेमत सेखोन, इन दोनों ने ISSF शॉटगन विश्व कप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। ये दोनों ही भारत के निशानेबाज प्लेयर हैं और मेराज अहमद खान और गनेमत सेखोन ने 30 अप्रैल को मिस्र के काहिरा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ शॉटगन विश्व कप में भारत को पहला पदक दिलाया है। यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होता है कि मेराज अहमद खान और गनेमत सेखोन ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा मयूरभंज जिले के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया। मेलानिस्टिक बाघ जंगली में बहुत कम पाया जाता है। बाघ की मौत किन परिस्थितियों में हुई है, इसकी जांच राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की एक टीम करेगी और STR ने पहली बार 2007 में मेलानिस्टिक बाघों की उपस्थिति की सूचना दी थी। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि उड़ीसा मयूरभंज जिले में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया है। ये मेलानिस्टिक बाघ जंगली बाघ है जो बहुत ही कम पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के जहाज सतपुड़ा और INS दिल्ली 2 मई 2023 से आसियान भारत समुद्री अभ्यास में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंच चुके हैं। ये अभ्यास 7 दिनों तक चलेगा और जहाज सिंगापुर द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय लंबी जंपर मुरली श्रीशंकर ने अमेरिका के चूला विस्टा में आयोजित MVA उच्च प्रदर्शन एथलेटिक्स मीट 1 में 8.29 मीटर की छलांग के साथ स्वर्ण पदक जीता है और उन्होंने इसके अलावा 2022 में राष्ट्रीय मंडल खेलों में रजत पदक भी जीता था। तो स्वर्ण पदक विजेता हमें क्लियर हो गया। इसके अलावा अब हम बात करते हैं रजत पदक और कांस्य पदक की। रजत पदक मिला है चीन के मा वेइदोंग को। इन्होंने 7.99 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक अपने नाम किया है और उसी तरह से कांस्य पदक मिला है हुआंग को। इन्होंने 7.61 मीटर की छलांग लगाकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो ये तीनों ही प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल या POIM-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च करने की उपलब्धि हासिल की है। POIM-2 अंतरिक्ष में यान ऑर्बिट सफलतापूर्वक प्रयोग कर रहा है। POIM-2 प्राप्त मूल्यवान ऑन ऑर्बिट डेटा आगे के विकास और नए अवसरों की गुंजाइश प्रदान करता है। तो इस तरह से ये क्लियर हो जाता है कि POIM-2 ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक ऑन ऑर्बिट प्रयोग किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल ये दिवस 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जनरल कॉन्फ्रेंस की सलाह पर की गई थी। तो ये ध्यान रखना है कि इस दिन की स्थापना 1993 में की गई थी और 30वें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 का थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम था शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सपीरियंस एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, लोकप्रिय तमिल अभिनेता, हास्य अभिनेता, निर्देशक और निर्माता मनोवाला का मई 2023 में निधन हो गया है। मनोवाला ने 1979 में भारतीय राजा की फिल्म पुथिया
वार्पुगल में एक अभिनेता और एक निर्देशक के रूप में अपने कार्य की शुरुआत की थी। उन्होंने कार्तिक और सुहासिनी अभिनीत 1982 की फिल्म अगाया गंगाई के साथ शुरुआत करते हुए 24 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया है। एक निर्माता के रूप में उन्होंने संथुरंगा बेट्टाई का निर्माण किया। उसके बाद नेक्स्ट है, रिपोर्ट में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति पर चिंता जताई है। आरएसएफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग टोटल 180 देशों में से भारत की रैंकिंग 161 पे आ गई है, ठीक है, 2023 में। और 2022 में भारत 150वें स्थान पर था। नॉर्वे, आइलैंड और डेनमार्क ने प्रेस स्वतंत्रता में शीर्ष 3 स्थानों पर कब्जा किया है, तो ये टॉप 3 के हैं। उसके अलावा अब हम ये देख लेते हैं कि वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया ये सबसे नीचे के 3 स्थानों पर है। तो टॉप के 3 नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क हैं और सबसे लास्ट के 3 वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया है। और भारत का स्थान 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अकॉर्डिंग 180 देशों में से 161वें स्थान पर है और 2022 की अगर हम बात करें तो 150वें स्थान पर था। तो ये सभी डिटेल्स हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है, शंघाई सहयोग संगठन में विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक 3 मई 2023 को गोवा में शुरू होगी। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो जाता है, शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक जो कि 3 मई 2023 को गोवा में आयोजित होगी। भारत जिसने सितंबर 2022 में SCO समूह की अध्यक्षता संभाली थी और 2023 में भारत मेजबानी कर रहा है। तो 2022 सितंबर में अध्यक्षता संभाली थी और 2023 में मेजबानी कर रहा है। और SCO में रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान और 4 मध्य एशियाई के नाम है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके सदस्य हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, रूसी कवित्री मारिया स्टेपानोवा ने लिप्जिंग बुक प्राइज जीता। मारिया स्टेपानोवा को 2023 में लिप्जिंग बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मारिया स्टेपानोवा रूसी यहूदी लेखक है जिनके उपन्यास इन मेमोरी एक्सप्लोर स्टालिनिज्म और द फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन, इन दोनों बुक्स को 2021 में बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा लिप्जिंग में उन्हें उनकी कविता गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स के लिए सम्मानित किया गया है। लिप्जिंग बुक फेयर प्राइज के बारे में जान लेते हैं। लिप्जिंग बुक फेयर पुरस्कार लिप्जिंग बुक फेयर के दौरान फिक्शन, नॉन फिक्शन और ट्रांसलेशन श्रेणियों में ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। 2005 में ड्यूशर बूचर पेरिस बंद होने के बाद ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ये पुरस्कार जर्मनी में सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक पुरस्कारों में से एक माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, फोर्ब्स 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट आ चुकी है जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट बन गए हैं। रोनाल्डो के बाद दूसरे नंबर पे है मेसी जिन्होंने 130 मिलियन डॉलर संयुक्त राशि के बाद ये इस सूची में दूसरे स्थान पर है। उसके बाद 3rd नंबर पर है फ्रांस के कप्तान एम्बाप्पे, तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि फोर्ब्स 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट जारी हो चुकी है जिसमें रोनाल्डो दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट बन गए हैं और दूसरे नंबर पर है मेसी और तीसरे नंबर पर है फ्रांस के कप्तान एम्बाप्पे। उसके बाद नेक्स्ट है, राजू कुलकर्णी को सीनियर और मुंबई अंडर 23 टीम के लिए चयनकर्ताओं का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजू ने 3 टेस्ट और 10 एक दिवसीय मैचों में देश का प्रतिनिधित्व किया। राजू कुलकर्णी के अलावा वरिष्ठ चयन समिति के अन्य सदस्यों की डिटेल्स भी जान लेते हैं जिसमें संजय पाटिल, रवि ठक्कर, जितेंद्र ठाकरे और किरण पोवार ये अन्य सदस्य हैं जो पहले ICA प्रतिनिधि के रूप में शीर्ष परिषद के सदस्य रह चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, लुका ब्रेसेल ने मई 2023 में अपनी पहली विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती। उन्होंने 4 बार के चैंपियनशिप मार्क सेल्वी को 18-15 से हराया है और वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप पेशेवर स्नूकर में सबसे लंबे समय तक चलने वाला सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है और ये पहली बार 1927 में आयोजित की गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होकर आता है कि लुका ब्रेसेल ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती है और इनके कॉम्पिटिटर थे चैंपियन मार्क सेल्वी जो इससे पहले 4 बार विनर रह चुके थे। तो लुका ब्रेसेल ने
मार्क सेल्बी को 18-15 से हराया है और वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम की है। उसके बाद नेक्स्ट है HDFC बैंक ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने एजेंटों और व्यापार प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी सेवाओं और बिक्री को आसान करने के लिए डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म पेश किया है। उसके बाद नेक्स्ट है नेपाल ने ACC मेंस प्रीमियर कप जीतकर एशिया कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया है और ये पहली बार नेपाल ने ACC मेंस प्रीमियर कप अपने नाम किया है। रोहित पौंडेल के नेतृत्व वाली टीम ने फाइनल में संयुक्त अरब अमीरात को 7 विकेट से हराया, जो कीर्तिपुर के त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड में 2 दिनों तक चल रहा था। इसीलिए नेपाल सितंबर 2023 में खेले जाने वाले एशियाई कप ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान के साथ शामिल होगा। यहाँ से हमारे क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आते हैं। सबसे पहले नेपाल ने ACC मेंस प्रीमियर कप जीतकर एशिया कप के लिए नेपाल की टीम 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया है और इस टीम के कप्तान है रोहित पौंडेल। रोहित पौंडेल के नेतृत्व में फाइनल में संयुक्त अरब अमीरात को 7 विकेट से हराया है और ये मैच खेला गया था कीर्तिपुर के त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड में और ये मैच 2 दिनों तक चला और अब 2023 में खेले जाने वाले एशियाई कप के ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान के साथ शामिल हो गया। ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नेपाल ने ACC मेंस प्रीमियर कप पहली बार जीता है। उसके बाद नेक्स्ट है वंतिका अग्रवाल शतरंज की प्लेयर है। भारत महिला नंबर 3 पर है ये और अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब की बात करें तो ये 11वीं भारतीय प्लेयर है। उन्होंने पहले 4 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेले हैं। वंतिका ने जनवरी 2023 में कोल्हापुर में आयोजित राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप में कांस्य पदक और फरवरी 2023 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर होके आते हैं फ्रेंड्स की वंतिका अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला बन गई हैं और इसके अलावा इन्होंने 4 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेले हैं। उन्होंने जनवरी 2023 में कोल्हापुर में आयोजित राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और फरवरी 2023 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए स्वर्ण पदक भी जीता है। तो ये सभी डिटेल्स थी वंतिका अग्रवाल के लिए। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली ये 11वीं महिला बनी है। उसके बाद नेक्स्ट है जेफरी एमेन्युएल FIM वर्ल्ड जूनियर GP वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के पहले राइडर बनेंगे। जेफरी एमेन्युएल के फादर 7 बार नेशनल चैंपियन रह चुके हैं और उनके पिता का नाम है एमानुएल जेबाराज। एमानुएला जेबाराज के बेटे जेफरी अपने पहले FIM जूनियर GP सीजन में कूनाडे चैंपियंस के लिए रेस करेंगे। 2023 सीजन के पहले दौर का आयोजन 5 से 7 मई को पुर्तगाल के सर्किट डे एस्टोरिल पर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्पीति घाटी में 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपए प्रति माह के प्रावधान को मंजूरी दी है और इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने स्टाम्प शुल्क के लिए राज्य में ई स्टंपिंग लागू करने को भी स्वीकृति प्रदान की है। उसके बाद नेक्स्ट है NTPC ने अपना पहला विदेशी क्षमता विस्तार चिन्हित किया है जिसकी शुरुआत बांग्लादेश से हुई है। समूह ने हाल ही में रामपाल मोंगला बांग्लादेश में स्थित 1320 मेगावाट मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट 1 को जोड़ा है। परियोजना को बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से निष्पादित किया गया था। NTPC के बारे में जान लेते हैं। NTPC को पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता था। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व में एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो बिजली उत्पादन और इनसे संबंधित गतिविधियों पर लगा हुआ है। PSU का मुख्यालय है नई दिल्ली में और NTPC की स्थापना की गई थी 7 नवंबर 1975 को। उसके बाद नेक्स्ट है तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने किसानों के लिए ताड़ी निकालने वालों के लिए बीमा शुरू करने के लिए तैयार है जिसे वर्तमान में राज्य में लागू किया जा रहा है।
किसी भी ताड़ी तस्कर की दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की बीमा राशि संबंधित परिवारों के सदस्यों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। इस तरह से ये पॉइंट यहाँ से निकल कर आता है। ताड़ी निकालने वालों के लिए तेलंगाना सरकार ने बीमा योजना शुरू करी है। ये अमाउंट भी ध्यान रखना है कि किसी भी ताड़ी तस्कर की दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो उनकी फैमिली को 5 लाख रुपए बीमा राशि के तौर पर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय मूल के अजय बंगा को 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वे विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए भारत में जन्मे पहले उम्मीदवार हैं। उन्होंने फरवरी 2023 के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा इस पद के लिए नामित किया गया था और वे विश्व बैंक के प्रमुख डेविड मालपास को प्रतिस्थापित करने के लिए एकमात्र दावेदार थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ये पॉइंट निकल कर आता है कि भारतीय मूल के अजय बंगा को विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए भारत में जन्मे पहले उम्मीदवार है और इसके अलावा उन्हें फरवरी 2023 के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा इस पद के लिए इन्हें नामित किया गया था। तो यहाँ से ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए और इसके अलावा विश्व बैंक के प्रमुख डेविड मालपास को प्रतिस्थापित करने के लिए ये एकमात्र दावेदार थे। तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश उत्तराखंड में भारत सरकार के मामले और खेल मंत्रालय के तहत G20 में आयोजित 2 दिवसीय यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम सम्मेलन 5 मई 2023 को संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का विषय था हेल्थ, वेलनेस एंड स्पोर्ट्स। प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में युवाओं के स्वास्थ्य, फिटनेस और खेल पर चर्चा की। उसके बाद नेक्स्ट है, असमिया अंग्रेजी शब्दकोश का 21 खंडों वाला ब्रेल संस्करण दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश बन गया है। मोस्ट IMP पॉइंट, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने हेमकोश के ब्रेल संस्करण के प्रकाशक जयंत बरुआ को एक प्रमाण पत्र सौंपा है और हेमकोश के इस संस्करण में लगभग 10,000 पृष्ठ शामिल हैं, जिसमें 15 से अधिक खंड शामिल है और ये ऑक्सफोर्ड के बाद ब्रेल में पहला पूर्ण भाषा शब्दकोश भी है। इसके अलावा हेमकोश के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। हेमकोश 19वीं शताब्दी में स्वर्गीय हेमचंद्र बरुआ द्वारा संपादित पहला असमिया शब्दकोश है। किसके द्वारा संपादित किया गया है? स्वर्गीय श्री हेमचंद्र बरुआ के द्वारा। ये 19वीं शताब्दी में इसे संपादित किया गया था स्वर्गीय श्री हेमचंद्र बरुआ के द्वारा। ये पहला असमिया शब्दकोश है और 125 साल के बाद ब्रेल संस्करण की अवधारणा और प्रकाशन उनके पोते और प्रसिद्ध पत्रकार जयंत बरुआ द्वारा किया गया था। इसका प्रकाशन किया गया है उनके पोते और प्रसिद्ध पत्रकार जयंत बरुआ के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन मई 2023 को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा मेघालय के दावकी में किया गया। थाईलैंड पोर्ट से दोनों देशों के बीच यात्रा की सुविधा आसान हो जाएगी। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन किया है गृह राज्य मंत्री नित्यानंद के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई 2023 को बेस्टिल दिवस के दौरान आयोजित फ्रांस की पारंपरिक सैन्य परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रॉन के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 जुलाई 2023 को फ्रांस की पारंपरिक सैन्य परेड में शामिल होंगे और इन्हें इनवाइट किया है फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रॉन ने। इस परेड में फ्रांसीसी सेना के साथ भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी भी शामिल होगी। उनकी यात्रा फ्रांस और भारत के बीच रणनीति साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर होगी। उसके बाद नेक्स्ट है, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम वनडे में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ये रन 97 पारियों में अपने 5000 रन का आंकड़ा पार किया है और बाबर से पहले 101 पारियों में हाशिम अमला के 5000 रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हाशिम का रिकॉर्ड तो बाबर ने तोड़ दिया है और इसके अलावा हाशिम पिछले 2 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वनडे रैंकिंग पर नंबर 1 बल्लेबाज थे। उसके बाद नेक्स्ट है,
ताशकंद में एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 2 में भारतीय तीरंदाजी पुरुष और महिला टीमें विजय हुई। इन दोनों टीमों ने 5 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं। कंपाउंड महिला टीम स्पर्धा में परमीत कौर, रागनी मार्क और प्रगति ने कजाकिस्तान को 232-223 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। अब पुरुषों की टीम की बात करते हैं। कंपाउंड पुरुष टीम इवेंट में अमित, कुशल दलाल और अभिषेक वर्मा की टीम ने हांगकांग की टीम को हराकर गोल्ड जीता है। तो ये तीनों प्लेयर्स का नाम याद रखना है, अमित, कुशल दलाल और अभिषेक वर्मा। उसके बाद नेक्स्ट है ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 5 मई 2023 को दोहा में डायमंड लीग का खिताब जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने दोहा में डायमंड लीग का खिताब जीता है और चेक गणराज्य के परलेजर दूसरे स्थान पर हैं और तीसरे स्थान पर हैं ग्रोनाड के पीटर्स, ये तीसरे स्थान पर है। इस जीत के साथ ही नीरज ने वर्ल्ड लीड भी हासिल की है। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ 88.67 मीटर का थ्रो फेंका है। तो इस तरह से यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जेवलिन थ्रोअर मिस्टर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग का खिताब जीता। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने हरियाणा ई समीक्षा पोर्टल पर एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है। इस पोर्टल में फाइल संख्या, बैठक, डेट, अध्यक्ष, विवरण, इन सभी के बारे में हरियाणा ई समीक्षा पोर्टल पर इन सभी की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 6 मई 2023 को होने वाले किंग चार्ल्स के राज्य अभिषेक समारोह में भाग लेने के लिए लंदन 2 दिवसीय यात्रा पर गए। राज्य अभिषेक में उपराष्ट्रपति की भागीदारी यूके में आयोजित अंतिम ऐसे समारोह के 7 दशक बाद आती है जब 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो सबसे पहले भारत का प्रतिनिधित्व किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में और दूसरे बार 6 मई 2023 को होने वाले किंग्स चार्ल्स के राज्य अभिषेक समारोह में भाग लेंगे लंदन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। उसके बाद नेक्स्ट है दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व जज पी कृष्णा भट्ट को तुरंत प्रभाव से भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक नियुक्त किया। न्यायाधीश पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा है कि प्रशासक BFI के चुनाव होने तक पद पर बने रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलाल भुट्टो जारदारी अप्रैल 2023 को शंघाई सहयोग संगठन द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए गोवा पहुंचे। ये लगभग 12 वर्षों में भारत का दौरा करने वाले पाकिस्तान के पहले वरिष्ठ नेता हैं और इससे पहले आखिरी बार जब ऐसी यात्रा 2011 में हुई थी जब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने भारत का दौरा किया था। ये दोनों ही पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने भारत का दौरा किया था 2011 में और 2023 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री जिनका नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी, ये अप्रैल 2023 को शंघाई सहयोग संगठन द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए गोवा पहुंचे। फ्रेंड्स, इसके बाद हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वन लाइनर बेस पे डिस्कस करेंगे ताकि हमें ये आइडिया मिल सके करंट अफेयर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला है हादसा और तस्करी डेटाबेस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? इसका आंसर है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से। नेक्स्ट है हाल ही में मिराज 532, ये नंबर ध्यान रखना है, मिराज 532 खबरों में था। ये किससे संबंधित है? इसका आंसर है ईरान द्वारा विकसित एक कामकेज ड्रोन। नेक्स्ट है फूड कनक्लेव 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया था? इसका आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट है साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? इसका आंसर है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है राजस्थान में कितने नए वन्य जीव संरक्षण रिजर्व घोषित किए गए हैं? इसका आंसर है 3 और इनके साथ अब राजस्थान में टोटल 26 वन्य जीव संरक्षण है। नेक्स्ट है किसके द्वारा हाल ही में NOCS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है NPCI के द्वारा। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं? इसका आंसर है मालदीव। नेक्स्ट है 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है और राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर है 1960। इसके बाद नेक्स्ट है गुजरात दिवस कब मनाया जाता है?
1 मई को। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। ये भारत में पहली बार कब से मनाया गया था? इसका आंसर है 1923 से। नेक्स्ट है पुष्कर रालू महोत्सव के संबंध में कौन सी बात सही है? इसका आंसर है ये गंगा नदी पर तेलुगु भाषी लोगों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। नेक्स्ट है नए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है अजीत कुमार मोहंती। नेक्स्ट है हाल ही में WHO ने किस पदार्थ में डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल के उपयोग पर चिंता जताई है? इसका आंसर है खांसी की दवाई। नेक्स्ट है रतन टाटा को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद नेक्स्ट है मई 2023 में विश्व अस्थमा दिवस 2 मई 2023 को मनाया जाता है। इस दिन का थीम क्या है? तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है 2 मई को। हमें उसका थीम बताना है, तो उसका थीम था अस्थमा केयर फॉर ऑल। तो थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके साथ साथ डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अस्थमा दिवस मनाया जाता है 2 मई को और इस साल इसका थीम था अस्थमा केयर फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के उच्च आयोग ने कारगिल में परियोजना के लिए अनुदान की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने ADB के निर्देशक मंडल की 56वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लिया? इसका आंसर है निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है मेराज अहमद खान और गनीमत शेखों ने हाल ही में मई 2023 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। तो ये दोनों किस खेल से जुड़े हैं? इसका आंसर है निशानेबाजी। नेक्स्ट है आसियान भारत समुद्री अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है सिंगापुर। उसके बाद नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रपति ने अपने संविधान को फिर से लिखने के लिए जनमत संग्रह जीता है? इसका आंसर है फ्रेंड्स उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है कौन सा बीमाकर्ता प्रीमियम भुगतान के लिए RBI के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ₹रुपया को स्वीकार करने वाला बन गया है? इसका आंसर है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट है हाल ही में आरक्षित मुद्रा शब्द समाचारों में था, कौन सा शब्द की सबसे उपयुक्त व्याख्या है? तो हमें बताना है कि कौन सा शब्द है जो इसकी उपयुक्त व्याख्या करता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स कोई भी मुद्रा जो व्यापक रूप से सीमा पार लेन देन में उपयोग की जाती है और आमतौर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा भंडार के रूप में रखी जाती है। तो ये उपयुक्त व्याख्या है आरक्षित मुद्रा की, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है मई 2023 में बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर द्वारा मानव अधिकारों और श्रम कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक संस्थानों के बारे में एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका आंसर है ब्राजील। उसके बाद नेक्स्ट है किस बैंक ने एजेंटों भागीदारों के लिए डिजिटल वितरण प्लेटफॉर्म शुरू किया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स HDFC बैंक। नेक्स्ट है हाल में रिपोर्ट किए गए बैक्टीरिया लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस पर्यावरण में कहाँ मौजूद है? तो ये तीनों चीजें मौजूद हैं मिट्टी में, पानी में और पशु की आंत में। तो ये ध्यान रखना है मिट्टी, पानी और पशु की आंत में बैक्टीरिया लिस्टोरिया मोनोसाइटोजेंस ये तीनों पाए जाते हैं मिट्टी, पानी और पशु की आंत में। तो इन तीनों में मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट है किस व्यक्तित्व को विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स अजय बंगा। अजय बंगा के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अजय बंगा जी को 2016 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था और इसके अलावा अजय बंगा जी विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है भारत और मिस्र के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 12वां दौर किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका आंसर है काहिरा। नेक्स्ट है मई 2023 में किस राज्य ने ताड़ी निकालने वालों के लिए एक बीमा योजना शुरू की है? इसका आंसर है फ्रेंड्स तेलंगाना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 4 मई। उसके बाद नेक्स्ट है मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने 3 मई 2022 को विशाखापत्तनम में 21,844 करोड़ रुपए के दीजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? इसका आंसर है S अब्दुल नाजिर। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि मुख्यमंत्री Y
एस जगनमोहन रेड्डी ने 3 मई 2022 को विशाखापत्तनम में 21,844 करोड़ रुपए की विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी है। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है? एस अब्दुल नाजिर। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत और मिस्र के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 12वां दौर किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका आंसर है काहिरा। नेक्स्ट है, आसाम द्वारा सृजित विश्व के सबसे बड़े शब्दकोश का क्या नाम है? इसका आंसर है हेमको। किस राज्य ने अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निर्देशालय बनाया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स नागालैंड। नेक्स्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया के पहले RSV वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, जिसका उपयोग वृद्ध वयस्कों के लिए किया जाएगा। RCV में R क्या इंगित करता है? तो हमें बताना है कि R का क्या मतलब है। इसका आंसर है फ्रेंड्स श्वसन। RCV ये एक तरह का वायरस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आयोजन एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट चरण 2 का हिस्सा था, जिसमें भारतीय तीरंदाजी टीमों ने भाग लिया था? इसका आंसर है कंपाउंड पुरुषों की टीम, और दूसरा है कंपाउंड महिला टीम, और तीसरा है रिकवर मिक्स टीम। ये तीनों टीम एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट का हिस्सा थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 2 में भारतीय तीरंदाजी टीमों ने कितने स्वर्ण पदक जीते? इसका आंसर है 5। और नेक्स्ट है, डायमंड लीग प्रतियोगिता किस शहर में आयोजित की गई थी, जिसमें नीरज चोपड़ा ने ये खिताब जीता था? इसका आंसर है दोहा, कतर। दोहा, कतर में आयोजित प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग प्रतियोगिता का खिताब जीता था। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय मंत्री म्यांमार में बंदरगाह पर पहला भारतीय मालवाहक जहाज प्राप्त करने के लिए तैयार है? इसका आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट है, एम्स ऋषिकेश में G20 के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन का क्या नाम था? इसका आंसर है यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम। नेक्स्ट है, किस संगठन ने घोषणा की कि कोविड-19 अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? इसका आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट है, बाबर आजम ने वनडे में सबसे तेज 5000 रन तक पहुंचने का किसका रिकॉर्ड तोड़ा? इसका आंसर है हशीम अमला। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच 10वें लैंड पोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर ये सभी पॉइंट्स के आपको नोट्स बनाने हैं तो मैं ये सभी डिटेल्स ब्लू बेल ऑनलाइन स्टडी के वेबसाइट में डाल दूंगी, तो वहां से आप अपने अकॉर्डिंग अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्ट ब्लू बेल के वेबसाइट पे जा सकते हो। ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।